इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो इसी चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हमें इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, यानी जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर उसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए, जब भी हम बहुत बड़ी संख्या में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके किसी कीमती चीज में, इसका मतलब कि हमने 10 रुपए का सामान लिया और उसको 100 रुपए का हमने प्रोसेस करके बना दिया, और ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं बनाया गुना, बल्कि 1000 हमने प्रोडक्ट बनाया, या फिर 10,000 बनाया, या फिर 1 लाख प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तब जाकर हम उसे मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप समझ गए कि जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत बड़ी संख्या में एक सस्ते जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके ज़्यादा कीमती सामान जब हम बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग हम कहते हैं। तो देखिए, उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि जो पेपर है वो वुड से बनता है, शुगर जो है वो शुगर केन से बनता है, आयरन और स्टील आयरन ओर से बनता है, और एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। तो इन चीज़ों को देखने पर हमें पता चलता है कि इनके इनके जो रॉ मटेरियल थे वो उतने कीमती नहीं थे, वो उतने महंगे नहीं थे। लेकिन जब हमने प्रोसेस किया, हमने जब आयरन ओर को प्रोसेस किया तो हमें इस आयरन मिला, स्टील मिला, जो कि काफ़ी कीमती हो गया। बॉक्साइट को प्रोसेस करके हमने एल्युमिनियम बनाया तो ये भी काफ़ी कीमती हो गया। और इसी तरीके से पेपर जब हमने बनाया वुड से तो ये भी काफ़ी कीमती हो गया। तो ये एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और ज़्यादा जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो क्रिएट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर जैसे बात की गई है, डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इट सेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि हम रॉ मटेरियल लेंगे तो सिर्फ कच्चा माल लेंगे। नहीं, कोई ऐसा चीज़ जो कि पहले भी इंडस्ट्रीज में बन चुकी है, यानी मैन्युफैक्चर कहीं से होकर आ रही है इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, उसको भी प्रोसेस करके हम ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यार्न से अगर हम क्लोथ बनाते हैं तो ये भी एक तरीके का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। तो देखिए, यहां पर जैसे आगे बात की है, पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी जो हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, और इसमें जो जितने काम होते हैं उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। इसके बारे में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो देखिए, ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं या फिर जो काम होता है, इसमें जो प्राइमरी मटेरियल होते हैं उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं। प्राइमरी मटेरियल क्या हो गया? प्राइमरी मटेरियल वैसे यानी कि जो कि आपको नेचर से मिलते हैं, जैसे कि आपका फूड हो गया, एग्रीकल्चर में जो आपका निकलता है, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये एक तरीके का आपका प्राइमरी मटेरियल हो गया। या फिर जो आपका खान से निकलता है, आपका कोयला हो गया, कोयला को तो हम प्रोसेस नहीं करते हैं, हाँ प्रोसेस होता है, उससे कोक बनता है। और भी चीज़ें हो गई, जैसे आपको आयरन ओर हो गया या फिर बॉक्साइट हो गया। जब इन चीज़ों को हम प्रोसेस करके कुछ बनाते हैं तो फिर जो प्रोसेस फिनिश्ड गुड होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो लोग इसमें काम करते हैं वो प्राइमरी जो सेक्टर है उसके मटेरियल को, प्रोडक्ट को लेकर फिर उसको फिनिश्ड करते हैं, उसको एक नया रूप देते हैं, एक उसको नया पहचान देते हैं उस प्रोडक्ट को। और देखिए, जो वर्कर्स हैं स्टील फैक्ट्रीज में, कार बनाने में, या फिर ब्रीवरीज में जो काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बेकरीज में, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, यानी जिसको हम टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि वो अपना सेवा प्रदान करते हैं। कि मैं अगर कहीं जाकर जॉब कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं सर्विस कर रहा हूं। मैं किसी के कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो वो मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस कर रहा हूं। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद
इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर मैंने पहले आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब यह है कि हम प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राइमरी जो चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करके फिनिश गुड तैयार करते हैं। तो इस सेक्टर में इस तरीके के जितने भी काम होते हैं वो सभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमें नापना हो तो हम उस देश का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देखते हैं। यानी कि किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितना डेवलप्ड हैं, कितने वो विकसित हैं, ये इस बात को बता देते हैं कि वो जो देश है उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है। तो देख, फॉर एग्जांपल आप जैसे यूएसए को देख लें या फिर चाइना को देख लें, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हम कहते हैं कि वो जो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, यूएसए की इकोनॉमी है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बड़ी है और बहुत ही डेवलप्ड है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाता है कि आखिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके बारे में हम इतना बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको जो डेवलपमेंट है उसका बैकबोन माना जाता है। चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ले या फिर लोगों के डेवलपमेंट की बात कर ले या फिर सोशल डेवलपमेंट की बात कर लें, और उसके बहुत सारे रीजन हैं। उसमें पहला रीजन ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है और एक तरीके का हमारे इकोनॉमी का बैकबोन भी हम कह सकते हैं उसे। और इसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो जो जॉब्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, और इसकी वजह से जो लोग हैं लोग एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं जॉब के लिए या फिर अपने इनकम के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत आसानी से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए, दूसरा यहां पर बात लिखा गया कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो एक प्री कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हटाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, खत्म करना है और पॉवर्टी को अपने देश से खत्म करना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम इतनी आसानी से, या फिर हम कह सकते हैं हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म कर ही नहीं सकते, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी था या फिर मेन फिलॉसफी था जब पब्लिक सेक्टर इंडिया में आया या फिर जो इंडस्ट्रीज आए इंडिया में, और बहुत ज़्यादा संख्या में जो जॉइंट सेक्टर वेंचर्स क्रिएट किए गए। और इसका मेन एक तरीके से मेन टारगेट ये था इन सभी चीज़ों का कि जो हमारा रीजनल डिस्पैरिटी है, यानी कहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पर कम डेवलपमेंट है, इसको कम किया जाए ताकि जो ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बैठाकर, यानी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बैठाया जाएगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ये मेन टारगेट था। इसके बाद देखिए, एक्सपोर्ट जो है, अगर हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, कॉमर्स भी बढ़ेगा, हमारा जो इनकम है वो भी होगा, और इसके वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज हमको ज़रूरत होती है दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए, ये भी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कंट्रीज जो कि अपने रॉ मटेरियल को बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, जो कि ज़्यादा कीमती चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करती हैं, वो कंट्रीज बहुत ही अच्छी होती हैं या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही अमीर होती हैं। और जो इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है वो इसी बात पर डिपेंड कर रही है कि इंडिया कितनी जल्दी अमीर होता है। कि देखिए, वो जितनी जल्दी इंडिया जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करे और जितनी जल्दी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, उतनी जल्दी वो हम कह सकते हैं कि वो अमीर होगा या फिर इंडिया में जो लोग हैं वो अमीर होंगे। यहाँ पर एक और बात आपको नोट करनी चाहिए कि देखिए, जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है कि एग्रीकल्चर अलग चीज़ है और इंडस्ट्री अलग चीज़ है। नहीं, ये एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, यानी कि इन दोनों का एक साथ होना ज़्यादा बेहतर है। यानी कि एक साथ ये ज़्यादा डेवलप कर सकती हैं और एक साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से ये रह सकती हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर में जाकर अपने प्रोडक्ट को जाकर बेचते हैं। जैसे कि आप देख लें कि जो चिप्स आप खाते हैं, जो कि पैकेट में आपको चिप्स मिलता है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए। वहीं आप देखते हैं जैसे कि इरिगेशन पंप हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन्स, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन चीज़ों को बनाती हैं, ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। तो इसलिए जो हमारा इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, ये एक दूसरे की ज़रूरतों को
पूरा करता है, ना कि एक दूसरे से दूर रहता है या फिर एक दूसरे से अलग अलग है। और इस जो एग्रीकल्चर है वो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की वजह से उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा है, और उसकी जो ज़रूरतें हैं यानी एग्रीकल्चर की जो ज़रूरतें हैं वो इंडस्ट्री पूरा करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और आज के अगर हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखते हैं तो हमारा जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। हमारे लिए जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो अभी इतना इनफ नहीं है, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी होकर हम ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आज की दुनिया में हम देखते हैं तो बहुत सारे देश हम कह सकते हैं कि हमसे बहुत आगे हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और इसलिए हमारा जो मैन्युफैक्चर गुड है वो उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी कि दूसरे देशों में अवेलेबल है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जितनी अच्छी क्वालिटी हमको दिखने को मिलती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की भी होनी चाहिए। और इन चीज़ों के होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करने पाएंगे, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरा कोई खरीदेगा, दूसरे देश खरीदेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी हमारे देश की इकोनॉमी में जो हमारा इंडस्ट्री है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए पिछले 2 डिकेड की बात करें तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो 17% पर रहा है। तो देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 27% है, लेकिन उसमें जो 10% है वो हमारा माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन चीज़ों का है। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो शेयर है वो मात्र 17% है। और ये जो है ये काफ़ी कम है। अगर हम दूसरे देशों को देखें जो कि ईस्ट एशिया के देश हैं, जैसे कि आपका वियतनाम और वगैरह देश हो गए ईस्ट एशिया में, उनका जो आंकड़ा है ये 25 to 35% है, यानी उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारे 17% के मुकाबले उनका 25 से 35% है। और जो हमारा जो ट्रेंड है ग्रोथ रेट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो करीब 7% पर एनम रहा है पिछले डिकेड में। ये डाटा 10 साल पहले का है, यानी 10 साल पहले से 20 साल पहले तक की यहाँ पर बात की जा रही है। और एक आंकड़ा दिया गया है कि जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है वो अगले डिकेड में 12% होना चाहिए, और 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 9 से 10% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। और अगर अच्छी तरीके से जो पॉलिसी अगर सरकार बनाती है या फिर पॉलिसी सरकार द्वारा दिए जाते हैं और इंडस्ट्रीज द्वारा बहुत सारे एफर्ट किए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और भी बहुत चीज़ों को सुधारा जाए, तो इन चीज़ों के बाद जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक नए टारगेट को अचीव करेगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए या फिर इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए जो हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है उसको सेटअप किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारा एक टॉपिक इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो देखिए इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि कहाँ पर हमारा जो इंडस्ट्री है वो बैठेंगे, ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ के ऊपर आप चले गए और एक चीज़ को देखकर जो कोई भी फैक्ट्री मालिक है या फिर कोई भी कंपनी है वो जाकर इंडस्ट्री बैठा देगी, नहीं, वैसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर कितना सस्ता है, कैपिटल है कि नहीं है, पावर है या नहीं है, मार्केट है या नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही कहीं पर फैक्ट्री सेटअप किया जाता है या फिर कहीं पर इंडस्ट्री लगाया जाता है। और देखिए ये बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक जगह पर मिलने पाएँ। और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो उसी जगह पर सेटअप की जाती है जहां पर ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो। अगर नहीं अवेलेबल हो तो इन सभी चीज़ों को सस्ते दामों पर अरेंज किया जा सके, यानी कि कहीं पर नहीं है तो वहां पर सबसे सस्ता कहां पर ये अवेलेबल हो सकता है, अरेंज किया जा सकता है, वहां पर जाकर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। और जब इंडस्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी शहरीकरण हमें देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको शहर के आसपास लगाया जाता है ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शहर के जो फैसिलिटीज है उनका फायदा उठा सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो अर्बनाइजेशन होगा, और अगर अर्बनाइजेशन है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। तो देखिए जो सिटीज हैं यानी जो हमारा शहर होते हैं, यहां पर बहुत तरीके के सर्विसेज हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, बहुत सारी चीजें जो कि एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरत होती है। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो ऐसी जगहों पर अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं ताकि वो इन चीजों का फायदा उठा सकें, और ऐसे सेंटर्स को हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। और देखिए
और धीरे धीरे ये जो इलाका होता है ये काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन हो जाता है। और अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो जो आज़ादी के पहले का जो समय था उस समय तो जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठते थे, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री थी वो बैठती थी, वो आपको जो ओवरसीज ट्रेड है यानी जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है उसको ध्यान में रखकर किया जाता था। यानी मुंबई हमारा हो गया, कोलकाता, चेन्नई, तो ये वो जगह थे जहां से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। इसलिए इन रीजन्स में आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती थी। और वहीं जो दूसरे इलाके थे, आसपास के इलाके थे, जो दूसरे इलाके थे देश के बीच में, वहां पर हमें किसी भी तरीके का इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलता था। और इसलिए हमको यह देखने को मिलता था कि एक बहुत बड़ा बंजर इलाका है, बंजर नहीं कहेंगे, खेती का इलाका है, उसमें एक छोटा सा इलाका है जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति थी। तो यहां पर इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज दिखाया गया है। इसको आप देख लें कि देखिए इनपुट रॉ मटेरियल आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, और ये पैसा फिर से इनपुट में जाता है। तो इस तरीके से ये घूमते रहता है। तो आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री की देखिए कोस्ट कितना होगा प्रोडक्शन का साइट के ऊपर, रॉ मटेरियल का कोस्ट कितना होगा साइट के ऊपर, या फिर फैक्ट्री का जो डिसीजन है कि लोकेट करने का डिसीजन वो साइट पर क्या होगा, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोस्ट कितना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब ये वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।